ये कहानी है सास और बहू की। बहू नमक की तरह होती है। मुरैना भद्रोही गांव में रहने वाली रेवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफ़ी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए। मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही रखती है और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रेवा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती है रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करने लगी। कैसी हो भाभी? चंचल रेवा से बोली। अच्छी हूँ दीदी। और घर पर सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वाह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो,
باتیں کرو، شام تک میں چلی جاؤں گی، کھانا تو بنتا ہی رہے گا۔ تبھی ریوا کی ساس نے ریوا سے کہا، تم ایک کام کرو، چنچل کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، میں کچھ بناتی ہوں۔ جی نہیں ممی جی، میں بناتی ہوں، آپ دیدی سے بات کیجیے۔ تبھی کہا، چنچل نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کھانا بناؤ اور میں آپ سے باتیں کروں گی، تھوڑی مدد ہو جائے گی، یہ ٹھیک رہے گا؟ کیوں ماں؟ ریوا کی ساس بولی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ ریوا اور چنچل کچن میں پرویش کرتی ہیں اور کافی دیر تک ہنسی مذاق کرتے کرتے کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے۔ چنچل کھانا کھانے کے بعد شام کو اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ رسوئی کو سمیٹ کر رات کو اپنے کمرے میں ریوا گئی تو سرجو نے کہا کہ ریوا، تم کافی تھک گئی ہو، آرام کر لو۔ ہاں مجھے آرام کہاں ہے، تمہاری ماں تو بس یہی چاہتی ہے کہ میں اپنے مائکے نہ جاؤں۔ چنچل دیدی 1-2 گھنٹے کے لیے آتی ہیں لیکن مل کر تو جاتی ہیں، اس میں کیا، تم بھی چلی جاؤ ریوا، سرجو نے کہا۔ اور دیکھو ریوا دیدی بھی کہاں آ پاتی ہیں۔ جب شرت جیجا اپنی ماں کو لکھنؤ ڈاکٹر کے پاس دکھانے لے جاتے ہیں تبھی ملنے آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے میں کبھی نہیں جا سکتی اپنے مائکے؟ ایسا تو میں نے نہیں کہا۔ ریوا، اچھا تم شانت رہو، میں کل ماں سے بات کرتا ہوں، تم اپنے مائکے چلے جانا۔ ٹھیک ہے، تم تو رہنے دو۔ غصہ کرتے ہوئے ریوا سو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر اپنے کام میں روز کی طرح لگ جاتی ہے۔ دوپہر میں شرما آنٹی ریوا کی ساس سے ملنے آتی ہیں اور کافی دیر تک باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تبھی شرما آنٹی ریوا کی ساس سے پوچھتی ہیں کہ چنچل کی ماں، یہ بتاؤ کہ بہو اور بیٹی میں کیا فرق سمجھتی ہو؟ ریوا اس سوال کے جواب کا انتظار کر رہی تھی کہ ممی جی کا اس پر کیا جواب ہوگا۔ ریوا کی ساس نے مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی کیسی بھی ہو پر وہ میٹھی ہوتی ہے، بہو نمک کی طرح نمکین ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی ریوا نراش ہوتی ہے اور دل بھی کافی دکھی ہو جاتا ہے۔ شرما آنٹی چلی جاتی ہیں۔ کافی دیر تک ریوا یہ سوچتی ہے کہ میں نے ممی کے ساتھ کیا برا کیا ہے، ممی میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتی ہیں، اور وہ اب گھر میں نراش رہنے لگتی ہے۔ نراش ریوا کو دیکھ کر ایک دن ریوا کی ساس نے پوچھا، ریوا یہاں آؤ، تم سے کچھ کسی نے کہا ہے کیا؟ سرجو نے کچھ بولا؟ کیا کچھ نہیں ممی جی، ریوا کے آواز میں درد تھا۔ ریوا کی ساس نے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، نہیں تم بتاؤ ریوا کیا ہوا؟ ریوا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ریوا نے ساس کو ساری بات بتا دی کہ
कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे रेवा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, बस चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को सरजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेवा अपने मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए रेवा तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी। अचानक से इसे क्या हो गया? सरजू सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेवा की सास रेवा के सर पर हाथ रख फेर कर रही है और सरजू एक टक लगाकर रेवा और अपनी माँ को देखता